आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट कंपाउंड वाले चैप्टर में अल्फ्रेड वर्नर का सिद्धांत पढ़ाएंगे। अल्फ्रेड वर्नर को फादर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहा जाता है। 1892 में 1892 में सर्वप्रथम इन्होंने कोऑर्डिनेट कंपाउंड से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, जिसको हम यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं। अल्फ्रेड वर्नर ने सन 1892 ईस्वी में उप सहसंयोजक यौगिकों की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे अल्फ्रेड वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। इनके अनुसार प्रत्येक कोऑर्डिनेट कंपाउंड में स्थित प्रत्येक सेंट्रल एटम, प्रत्येक केंद्रीय परमाणु दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। नंबर एक, प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता। नंबर एक, प्राइमरी वैलेंसी। और नंबर दो, द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। अब हमें प्राइमरी वैलेंसी के बारे में और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में पांच डिफरेंट जान लेना है, तो हमको लगता है अल्फ्रेड वर्नर का सिद्धांत लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसे एग्जाम्पल की सहायता से हम समझेंगे। अब हम प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बारे में समझते हैं। इसके पहले हम एक बार पुनः बोल देते हैं। सन 1892 ईस्वी में अल्फ्रेड वर्नर ने उपसहसंयोजक यौगिकों की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे अल्फ्रेड वर्नर का सिद्धांत कहते हैं। इनके अनुसार कोऑर्डिनेट कंपाउंड में स्थित प्रत्येक केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम दो प्रकार की वैलेंसी प्रदर्शित करते हैं, जिसे प्राथमिक संयोजकता या प्राथमिक संयोजकता या प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा द्वितीयक संयोजकता या सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंट करते हैं। यहां बीच में लाइन खींच देते हैं। यहां प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। नंबर एक, प्राइमरी वैलेंसी को डॉट लाइन से प्रदर्शित करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को डॉट लाइन से प्रदर्शित करते हैं, डॉट लाइन से प्रदर्शित करते हैं। नंबर दो, सेकेंडरी वैलेंसी को थिक लाइन या कांटिलीनियस लाइन से प्रदर्शित करते हैं। नंबर दो, या सिर्फ ऋणात्मक आयन या ऋणात्मक लिगेंड से संतुष्ट होता है, या सिर्फ ऋणात्मक आयन से संतुष्ट होता है। यह ऋणात्मक, उदासीन दोनों प्रकार के लिगेंडों से संतुष्ट होता है। इसमें नंबर तीन, यह ऑक्सीकरण संख्या पर निर्भर करता है, ऑक्सीकरण संख्या पर निर्भर करता है। नंबर तीन, यह कोऑर्डिनेशन नंबर पर निर्भर करता है। नंबर चार, इसकी संख्या परिवर्तित होती रहती है, इसकी संख्या परिवर्तित होती रहती है। इसकी संख्या निश्चित होती है, इसकी संख्या फिक्स होती है, इसकी संख्या फिक्स्ड होती है, या ये कहें कि इसकी संख्या अपरिवर्तित होती है। नंबर पांच, यह आयनन योग्य होता है, यह आयनन योग्य होता है, या आयनन योग्य होता है। और इसमें यह आयनन योग्य नहीं होता है, आयनन योग्य नहीं होता है। अब हम इन पांचों चीजों को उदाहरण के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें उदाहरण है हमारा COCl3 × 6NH3। ये पहला एग्जाम्पल है।
दूसरा है COCl3 इंटू 5NH3। तीसरा एग्जाम्पल है COCl3 इंटू 4NH3। चौथा एग्जाम्पल है COCl3 इंटू 3NH3। अब इन चारों एग्जाम्पलों को विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है COCl3 इंटू 6NH3। जब हम इसमें अब इस कंपाउंड में हम देखते हैं कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकालने पर 3 आता है, तो इसका मतलब इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 हो गई और कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है। कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी 6 होता है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं CONH3 का होल 6 Cl3। अब हम इसको अगर चित्र के रूप में प्रदर्शित करें तो ऐसा दिखा सकते हैं CO 1 2 3 4 5 6। ये 6 थिक लाइन है, अर्थात यह सेकेंडरी बैलेंस शो करता है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। अब चूंकि कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी 3 है तो 3 डॉट लाइन खींचते हैं। 1 डॉट 2 डॉट हो गया, यहां 3 डॉट हो गया, 1 Cl 2 Cl 3 Cl। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं COCl3 इंटू 5NH3। इसमें अब चूंकि कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी हर कंपाउंड में फिक्स होगी, इस नाते कोबाल्ट लिख करके और हम 6 मोटी लाइन इस प्रकार से खींच लेते हैं। अब यहां हमारे 5 ही अमोनिया है, 1 अमोनिया 2 अमोनिया 3 अमोनिया, यहाँ 4, यहाँ 5 हो गया। एक Cl इस पर आकर के जुड़ जाएगा। अब कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी भी 3 होगी, क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या 3 आती है, तो 1 डॉट यहां हो गया, 1 डॉट यहां हो गया और ये Cl जो हम देख रहे हैं इस पर भी डॉट हो जाएगा। अर्थात ये जो हमारा Cl है ये प्राइमरी वैलेंसी भी काम करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी भी काम करेगा। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं COCl3 इंटू 4NH3। इसमें भी कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, इस वजह से हम पहले ऐसे ही बनाएंगे, 6 मोटी लाइन खींचेंगे। 1 अमोनिया यहां हो गया, 1 अमोनिया यहां हो गया, 1 अमोनिया यहां 3 हो गया, 1 यहां 4 हो गया। अब 2 बच रहा है तो 1 Cl यहां आ जाएगा, 1 Cl यहां जाएगा, लेकिन इसकी प्राइमरी वैलेंसी भी 3 होने के नाते 1 डॉट यहां Cl हो जाएगा, 1 डॉट यहां हो जाएगा, 1 डॉट यहां आ जाएगा। अर्थात ये दोनों Cl प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी काम करेंगे। अब हम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा चौथा एग्जाम्पल है COCl3 इंटू 3NH3। इसमें हम बनाएंगे तो यहां भी वैसे करेंगे, CO लिख करके हम 6 मोटी लाइन खींचेंगे और 1 अमोनिया यहां लिखे, 1 अमोनिया यहां लिखे, 1 अमोनिया यहां लिखे, कहीं भी लिख सकते हैं और 3 Cl है, 3 Cl ये सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगा और इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने भी 3 आता है, इस नाते 3 प्राइमरी भी वैलेंसी शो करता है, तो इसे 3 डॉट दिखा देंगे, ऐसे 3 डॉट हो जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ तीनों Cl प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का काम करते हैं। आशा करता हूं कि आपको अल्फ्रेड वर्नर का सिद्धांत समझ में आया होगा। अब हम आप सभी लोगों को अल्फ्रेड वर्नर सिद्धांत के पश्चात इसमें बैलेंस बांड थ्योरी पढ़ाते हैं। बैलेंस बांड थ्योरी के बाद फिर हम आपको आगे वीडियोस में पढ़ाएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या लिगेंड फील्ड थ्योरी, जिसमें CFSC का मान भी निकालना बताया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम शुरू करते हैं फिर बैलेंस बांड थ्योरी। बैलेंस बांड थ्योरी हम आपको बैलेंस बांड थ्योरी समझाते हैं। BBT बैलेंस बांड थ्योरी। बैलेंस बांड थ्योरी इस अल्फ्रेड वर्नर सिद्धांत के पश्चात आया। बैलेंस बांड थ्योरी, बैलेंस बांड थ्योरी को देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिनियस पॉलिंग था। लिनियस पॉलिंग ने बैलेंस बांड थ्योरी को दिया था। बैलेंस बांड थ्योरी को समझने के पूर्व हमें कुछ चीजें दिमाग में हमेशा रखनी होंगी। जैसे हम अगर संकरण मान लेते हैं आता है, जैसे ये NH3 का होल ट्वाइस Cl इस प्रकार से है,
अब इसमें हम देख रहे हैं लिगेंडों की संख्या 2 है, तो अगर लिगेंडों की संख्या देख करके संकरण बताना हो तो अगर 2 लिगेंड हो तो sp संकरण हो जाएगा, 3 लिगेंड हो तो sp2 संकरण हो जाएगा, 4 लिगेंड हो तो sp3 या dsp2 संकरण हो जाएगा, और अगर 6 लिगेंड आ गए मान लेते हैं या 5 लिगेंड आ गए तो sp3d हो जाएगा, या 6 लिगेंड आ गए तो sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और 7 लिगेंड आ गए तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हमें ये सर्वप्रथम ये दिमाग में रखना होगा, और साथ में ये भी दिमाग में रखना होगा अगर sp हाइब्रिडाइजेशन आता है तो उसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा, sp2 आता है तो ट्राइगोनल होगा, और sp3 आता है तो टेट्राहेड्रल होगा, और dsp2 आता है तो स्क्वायर प्लानर होगा, और अगर sp3d2 आता है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। अब हम इन बातों को दिमाग में रख करके बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर के अपनी बात को शुरू करते हैं। जैसे FeCN का होल 6 4 माइनस चार्ज है। अब इस कंपाउंड को हमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से समझना है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो ये होगा, जो इसमें सेंट्रल एटम है अर्थात Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे, यहीं से शुरुआत होती है। तो ये हमारा हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और ये हमारा हो जाएगा 3p6 के बाद 4s2 और 3d6 हो जाएगा, ये 26 हो गया। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26 हो गया हमारा। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसको आयन के रूप में करेंगे। और एक चीज, जैसे यहाँ 4s है और तो 4p भी यहाँ हमें रख लेना चाहिए। 4d भी अगर रखें तो ठीक है, वैसे 4d की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो चीजें देखी जाती हैं, एक स्ट्रांग लिगेंड देखा जाता है, एक वीक लिगेंड देखा जाता है। तो यहाँ जो CN है वो स्ट्रांग लिगेंड है। हमारे सिलेबस में विशेषकर 2 स्ट्रांग लिगेंड है, एक अमोनिया है, एक CN है। हम एक ट्रिक के माध्यम से बता देंगे आपको कि कैसे हम स्ट्रांग लिगेंड और वीक लिगेंड की पहचान करते हैं। तो अब दूसरा काम हमारा इसको आयन के रूप में कन्वर्ट करना होगा। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने +2 आएगा। कैसे आएगा देख लिया जाए। Fe का x हो गया, इसका CN का -1 होता है, 6 बार है तो ये -6 हो गया बराबर -4। जब इसको -6 इधर ले जाएंगे तो ये -4 + 6 हो जाएगा, यानी x बराबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से इस पर 2 + 2 आयन आ गया, क्योंकि किसी भी तत्व पर उपस्थित आवेशों की संख्या को ही ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अब +2 आयन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाएंगे। तो हम इतने चीज को ऐसा कर सकते हैं। आर्गन 18 यहां मैंने कर लिया, और ये हमारा 4s कैंसिल हो गया, अर्थात 4s 0 हो गया, और 3d6 इस प्रकार से बचा, और 4p हमारा 0 है ही, ये 4p 0 है ही। तो अब हम इसमें जो है, अब हम ऐसा इसमें कर सकते हैं, या हम ऐसा करते हैं 4s यहां रख लेते हैं, 3d6 यहां कर लिए और 4s 0। अब ये ठीक रहेगा समझने के लिए ऐसा। अब हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ स्ट्रांग लिगेंड है, और हमारे पास जो कक्षक हैं वो इस प्रकार से हैं। D में जो है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें एक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। P में इस प्रकार से है, ये हो गया। अब हमारे पास स्ट्रांग लिगेंड है, तो स्ट्रांग लिगेंड क्या है, 3D से कक्षक, 3D में से कक्षक खाली कराता है, और अगर वीक लिगेंड होता तो 4D से कक्षक लेता। तो अब यहां हमें लिखना पड़ेगा Fe डबल पॉजिटिव आयन अंडर द, चाहे इन्फ्लुएंस लिखें चाहे अंडर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रांग CN लिगेंड, स्ट्रांग CN लिगेंड। स्ट्रांग CN लिगेंड के प्रभाव से Fe ने क्या कर लिया, ये हुंड के नियम के विपरीत कर लेता है, अर्थात अब चूंकि 6 जितने लिगेंड होते हैं उतने कक्षक खाली होने चाहिए, 1 2 3 4 ही कक्षक खाली हैं। अभी अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों में करके इस प्रकार दिखाई देगा, ऐसे
1 2 3 4 5, 1 2 3 और 6 है, 4 5 6 हो गए। ये दोनों इन दोनों में आ गए, ये दोनों कक्षक खाली हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 कक्षक आपस में मिलेंगे, ऐसे इस प्रकार से मिलेंगे। तो यहां हम चौथे स्टेप में लिखेंगे FeCN का होल 6 4 - 4 हाइब्रिड स्टेट में लिखेंगे। अब हम ये अलग कर लेंगे इस प्रकार से, ऐसे इसको अलग कर लिया हमने, ये 3D हमारा अलग हो गया और ये मिक्स हो गया। ये हमारा जो है ये यहाँ 3D है, ये 4S है, ये 4P है। तो DS ये 5-6 कक्षक मिल गए ऐसे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। यानी ये DSP2 DSP3 हो गया। 3 1 4 1 5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है ना। तो DS इसमें 1 2 3 हो गया, तो D2 रहेगा। D2 ये 2 कक्षक है ना, तो D2sp3 अब ये हो गया। अब इसमें जो है हमारे सारे लिगेंड आ जाएंगे। एक लिगेंड ये आ जाएगा, 2 3 4 5 6, चाहे ऐसे कर लें और चाहे इसको क्रॉस मिटा करके इसमें सारे के सारे हम CN दिखा लें इस प्रकार से। एक CN यहाँ, 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 एक CN यहाँ। तो ये हमारा D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। अब हम देखेंगे कि हमारे इसमें हमें इस कंपाउंड की 6 विशेषताएं लिखनी होंगी। हम देख रहे हैं इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम इसकी 6 विशेषता लिखेंगे संक्षेप में। हमने देखा कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन इसमें आ रहा है, वो हमारा D2sp3 है। और जो हमारा शेप आ रहा है, इसका शेप ऑक्ट्राहेड्रल आ रहा है, स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, स्ट्रक्चर के लिए हम बना देते हैं ऐसे। हमारा हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल का शेप। F यहाँ हो गया, एक CN 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 यहाँ हो गया। इस प्रकार से ऐसे एक CN यहाँ हो गया, एक CN यहाँ हो गया, बड़ा ब्रैकेट बंद करके इस पर 4 - 4 ये ऑक्टाहेड्रल का शेप हो गया। तो ये पहला चीज हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। चौथा इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। मैग्नेटिक बिहेवियर में 2 चीजें होती हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक डायमैग्नेटिक होता है। यानी एक अनचुंबकीय होता है, एक प्रतिचुंबकीय होता है। अब इसमें कोई आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अनचुंबकीय नहीं है, ये प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय का मतलब ये डायमैग्नेटिक है, यानी इसे प्रतिचुंबकीय बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय है। ये हो गया। पांचवा क्या है, पांचवा स्पिन इसका कैसा है। स्पिन में अगर ये 3D पार्टिसिपेट करेगा तो हमेशा लो स्पिन लिखा जाएगा, और अगर ये 4D पार्टिसिपेट करता, वीक लिगेंड होने पर 4D पार्टिसिपेट करता तो हाई स्पिन का कंपाउंड होता। और 6वें नंबर पर हमें इसका कलर बताना है। कलर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख करके बताया जाता है। अगर इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया होता तो कलर देता, और जब इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कलर लेस हो जाएगा, यानी कलर नहीं देगा, कलर लेस हो जाएगा। इस प्रकार से हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का उपयोग करके इस ऐसे कंपाउंडों को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम दूसरा कंपाउंड वीक लिगेंड वाला लेंगे। अब दूसरा कंपाउंड हम वीक लिगेंड वाला लेते हैं। अब दूसरे कंपाउंड में हम वीक लिगेंड लेंगे। वीक लिगेंड में हमारा एग्जाम्पल रहेगा COF6 3- या COF6 3-4। ये हमारा एग्जाम्पल रहेगा, COF6 3-4। इसमें वही काम, सबसे पहला काम हम करेंगे, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आर्गन 18 हो गया। आर्गन 18 होने के बाद
हमारा 18 2 20 हो गया, 20 7 27 हो गया, 18 2 20 20 7 27 हो गया, 4s हो गया, 4p 0 हो गया, 4d भी यहाँ 0 हो जाएगा। क्यों 4d 0 हो गया? क्योंकि वीक लिगेंड है, 4d पार्टिसिपेट करेगा। अब हम इसका आक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। आक्सीकरण संख्या निकालने पर इसका 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 का मतलब कोबाल्ट पर +3 आवेश हो गया। अब 3 इलेक्ट्रॉन हमें कम करना है, तो आर्गन 18 हमारा है ही, 3 और 2 यहां से कम हो जाएगा, 1 इसमें से कम हो जाएगा, 3d 6 ही ऐसे हो जाएगा, ये 4s 0 हो जाएगा, 4p 0 और ये 4d 0 ऐसे। अब ये जो 3d हमारा दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब ये अपना कक्षक खाली नहीं करेगा वीक लिगेंड होने के नाते, तो ये कक्षक हो गया, इसमें 3 कक्षक हो गए और डी में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। तो अब हमारा जो संकरण में पार्टिसिपेट करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास लिगेंड है, तो ये हमारे संकरण में हो जाएंगे 3 1 4 और 2 ये 6 हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम तीसरे स्टेप पर COF6 3 माइनस चार्ज, और ये हाइब्रिड स्टेट में लिखेंगे, ये हो जाएगा। अब ये इसमें ऐसे ये तो रहेगा ही खाली पूरा ऐसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 खाली रहेगा ही, और इसमें सारे मिक्स हो गए आपस में, तो मिक्स होकर के 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी डी, ये हमारा डी डी नहीं, पहले एस हो गया, sp3 और d2 हो गया, sp3 d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, यानी संकरण के कारण ही ऐसा हो रहा है। अब हमें जैसे 6 चीज उस कंपाउंड में लिखे थे, इसको देख करके इसमें 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम देख करके इस प्रकार से करेंगे। अब 6 चीजें इसमें लिखनी है हमें, 6 चीजें। पहला इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखना है। अब हाइब्रिडाइजेशन इसमें आ गया आपका sp3d2 आ गया। फिर नंबर 2 इसका शेप लिखना है। आप जानते हैं शेप इसका ऑक्ट्राहेड्रल ही होगा। अब ऑक्ट्राहेड्रल आपका इस प्रकार का बनेगा, CO ऐसे इस प्रकार से, 1F 2F 3F 4F 5F 6F हो गया। बड़ा ब्रैकेट बंद करके यहाँ 3 माइनस चार्ज मैंने लगा दिया ऐसे। अब ये आपका शेप हो गया है, स्ट्रक्चर बन गया। नंबर तीसरे इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से, इसका स्ट्रक्चर बन गया, ये हो गया स्ट्रक्चर। नंबर चौथे स्टेज पर इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। अब इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो ये हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने नाते अर्थात अनचुंबकीय हो जाएगा, ये अनचुंबकीय हो गया। फिर हमारा स्पिन बताना है, स्पिन में ये हाई स्पिन होगा। हाई स्पिन क्यों होगा? क्योंकि इस वीक लिगेंड होने के नाते इसमें 4d पार्टिसिपेट किया है। फिर कलर की बात करते हैं, इसमें 4 आयुत इलेक्ट्रॉन होने के नाते ये कलर देगा, ये कलरनेस होगा, ये कलरनेस होगा यानी कलर देगा। तो इस प्रकार से 6 चीजें हैं। अब हम अपने विद्यार्थियों को कुछ होमवर्क दे देते हैं, और वो जो है होमवर्क जो है आप लिख करके, ये 4 होमवर्क हैं और ये हमारे विद्यार्थियों के लिए। इसको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर जिस प्रकार से हम जो है ऑर्बिटल बना करके और उसमें इलेक्ट्रॉनों को दर्शा रहे थे और विशेष करके 6 चीज निकाल रहे थे। पहला उसका आपको जो है ये 6 चीज पुनः एक बार लिख देता हूं। सबसे पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन, दिए गए कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है, ये पहला काम आपका होगा। फिर दूसरा काम आपको शेप बताना होगा। फिर तीसरा काम आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा उसका। फिर चौथा काम आपका मैग्नेटिक बिहेवियर है, मैग्नेटिक बिहेवियर आपको बताना होगा। फिर 5वां काम आपका है स्पिन बताना होगा। फिर 6वां काम आपका है
कलर बताना होगा। इस प्रकार से जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ये 4 कंपाउंड होमवर्क दिए जा रहे हैं और चारों कंपाउंड की इन 6 चीजों को एक्सप्लेन करना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, जिनमें हाइब्रिडाइजेशन, शेप, स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक बिहेवियर, स्पिन, कलर। और अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो हमें कमेंट करके जरूर आप बताएं, फिर हम अगले वीडियो में आपको ट्रिक के साथ मुलाकात करेंगे।